नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और आज की होगी हमारी तीसरी क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। कौन से स्थल से क्या चीज़ मिली है, कौन सा स्थल कब खोजा गया था, किस नदी के किनारे पर है और इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो इन सभी के बारे में अच्छे से हम आज की क्लास में जानेंगे। तो यहाँ पे अब बात करते हैं मोहरों का प्रयोग, यानी मोहरे एवं सीलों के प्रयोग की यदि बात की जाए तो जो मोहरें यानी सील्स होती थी, इनका व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता था, जैसे जार सील करना और बोरियों पर टैग लगाना। ये इस प्रकार की मोहरें यानी सील होती थी। अब दोस्तों, सील यानी मोहरें होती क्या हैं? तो जैसा आपने देखा होगा वर्तमान समय में जो ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज होती हैं, तो इनमें जब ये अपना माल कंटेनर में लोड करके बाहर को भेजती हैं, तो कंटेनर को सील कर देती हैं ताकि हमारा माल सुरक्षित पहुंच सके। अगर सील टूटी हुई मिलती है तो इसका मतलब हमारे माल से किसी ने छेड़छाड़ की है। अगर सील सही है तो इसका मतलब हमारा माल सुरक्षित पहुंच चुका है। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आयात निर्यात यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे। इसलिए ये यहाँ पे मोहरों एवं सीलों का प्रयोग करते थे, यानी जार को सील करना और बोरियों पर टैग लगाने का काम करते थे। तो ये आपको पता लगा होगा मोहरे। और ये मोहरे किसकी सेल कड़ी यानी स्टेटाइट की बनती थी, जो कि एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता था। और यहाँ के लोग लाल मिट्टी से बने बर्तनों का प्रयोग करते थे जिन पर काले रंग की चित्रकारी होती थी। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये कैसा है, लाल मिट्टी से बना बर्तन है जिस पर काले रंग की चित्रकारी की गई है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। जो आग में पकी हुई मिट्टी होती थी, इसको सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहा जाता था? टेराकोटा। क्या दोस्तों? टेराकोटा कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता? टेराकोटा कहा जाता था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आयात यानी यातायात और परिवहन के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? दो पहियों और चार पहियों वाली जो बैलगाड़ी हुआ करती थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो यातायात परिवहन के लिए दो पहियों एवं चार पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। और यहाँ का शासन प्रशासन, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ का शासन प्रशासन किसके हाथों में रहता था? व्यापारिक या वणिक वर्ग के हाथों में रहता था। और यहाँ के लोग विदेशी व्यापार करते थे, मतलब विदेश से क्या क्या चीज़ मंगाई जाती थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे तांबे की हम बात कर लेते हैं, तांबा यानी कॉपर, ये खेतड़ी बलूचिस्तान पे ईरान से मंगाया जाता था। चांदी यानी सिल्वर, ये अफ़गानिस्तान ईरान से। सोना कर्नाटक अफ़गानिस्तान ईरान से। टीन अफ़गानिस्तान ईरान से। और शीशा यानी लेड ईरान से मंगाया जाता था। तो ये विदेशी व्यापार, इन चीज़ों को विदेश से मंगाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। जैसे तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ईरान से, चांदी अफ़गानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक अफ़गानिस्तान ईरान से, साथ ही टिन अफ़गानिस्तान ईरान से, शीशा ईरान से। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश यानी पतन का कारण किसको माना जाता है? बाढ़ को माना जाता है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर थी। जब सिंधु नदी में एक बार भयंकर बाढ़ आई तो जिसके कारण पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश या पतन का कारण किसको माना जाता है? तो सिंधु नदी को माना जाता है, यानी बाढ़ या फ्लड को माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल, यानी कौन सा स्थल कहाँ पे है, किसने खोजा था, किस नदी के किनारे पर, इन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। जैसे स्थल हो गया खोजकर्ता, नदी और स्थान। जैसे हड़प्पा स्थल है, तो सिंधु घाटी का सबसे पहले खोजा गया स्थल है कौन सा? हड़प्पा स्थल। इसको 1921 में खोजा गया था दयाराम सानी के द्वारा। रावी नदी के किनारे पर है, पाकिस्तान में।
तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा? हड़प्पा स्थल 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, रावी नदी के किनारे पर है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो इसको 1922 में खोजा गया था और ये मोहनजोदड़ो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खोज 1922 में लाखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। सिंधु नदी के किनारे पर है, वर्तमान पाकिस्तान में है। तो ये दोनों स्थल आपको समझ आए होंगे। चनोदड़ो की हम बात करते हैं तो इसको 1931 में खोजा गया था NG मजूमदार के द्वारा। सिंधु नदी के किनारे पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। लेकिन चनोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1934 में जॉन हेनरी मैके के द्वारा। तो यहाँ पर जो है चनोदड़ो को कभी 1934 में मिलता है और कहीं 31 तो 1931 में जो है चनोदड़ो को डिस्कवर यानी खोजा गया था और इसकी खुदाई जो 1934 में की गई थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। धोलावीरा की बात करते हैं तो ये 1967-68 में रविंद्र सिंह बिष्ट यानी JP जोशी, तो इन दोनों के द्वारा इसको खोजा गया था। लूनी नदी के किनारे गुजरात राज्य में। तो जो धोलावीरा है ये जो है 1967-68 में खोजा गया था रविंद्र सिंह बिष्ट यानी RS बिष्ट और JP जोशी के द्वारा, लूनी नदी के किनारे गुजरात राज्य में है। लोथल की हम बात करेंगे तो लोथल जो है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट है, जो कि 1954 में SR राव के द्वारा खोजा गया था। भोगपा नदी के किनारे पर है, गुजरात राज्य में। बनावली ये 1973 में RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा राज्य में है। बनावली की हम बात करते हैं तो ये जो है बनावली 1951 में खोजा गया था। कौन सा दोस्तों? कालीबंगा अमलानंद घोष के द्वारा और ये घग्गर नदी के किनारे पर है, राजस्थान राज्य में। और इसकी खुदाई की गई थी 1961 में BK थापर द्वारा। तो कालीबंगा को लेकर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 1951 या 1961। तो 1951 में जो इसको खोजा गया था कालीबंगा को, लेकिन इसकी खुदाई की गई थी 1961 में BK थापर के द्वारा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब रोपण की बात कर लेते हैं। 1953 में खोजा गया था YD शर्मा के द्वारा, मतलब यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, सतलुज नदी के किनारे पंजाब राज्य में। सुरकोट था 1964 में, इसको JP जोशी, पूरा नाम है जगपति जोशी, सादीकोट नदी के किनारे पर है और ये भी जो है एक बंदरगाह था जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब इन स्थलों को जो है एक एक करके हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले खोजा गया स्थल है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल की यदि बात करते हैं तो ये जो है 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ शहर है। ग्रिड पद्धति से बना नगर था। सब दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में जो है कब्रिस्तान मिला है, जिसका नाम कब्रिस्तान R37 या कब्रिस्तान H जो है रखा गया है। कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो अब इनको यहाँ पे दोस्तों हम समझ लेते हैं। जो हड़प्पा स्थल है ये जो है सिंधु घाटी का सबसे पहले खोजा गया स्थल है, जो कि 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ था। ग्रेड पद्धति से बना नगर है और यहाँ से जो है सब दफनाने के साक्ष्य मिले, मतलब यहाँ के लोग जो है जब मर जाते थे तो उनकी डेड बॉडी को दफनाया जाता था। जो हड़प्पा स्थल है इसके आवासीय क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान मिला है, जिसको जो है कब्रिस्तान H या कब्रिस्तान R37 नाम दिया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कब्रिस्तान H या कब्रिस्तान R37 किस स्थल से मिला? हड़प्पा स्थल से मिला है। और साथ ही कपास की खेती के साक्ष्य यानी एविडेंस मिले हैं। कहाँ से मिले? हड़प्पा स्थल से। लेकिन यहाँ पे नोट लिखेंगे, नवपाषाण काल का जो मेहरगढ़ स्थल है यहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य पहले ही मिल चुके हैं, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ही। यहाँ पर सुरक्षा दुर्ग मिले हैं। सुरक्षा दुर्ग का मतलब होता है सुरक्षा की दीवारें। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये जो है 2 टीलों में विभाजित थी, यानी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले पर राजा और महाराजा लोग रहते थे और पूर्वी टीले पर जो है सामान्य लोग रहते थे। तो इसीलिए जो है पश्चिमी टीले के चारों ओर जो है सुरक्षा दीवारें या किलेबंदी की जाती थी राजा की सुरक्षा के लिए। तो इसी को सुरक्षा दुर्ग या किलेबंदी कहा जाता है। तो कहाँ से मिले हैं इसके साक्ष्य? हड़प्पा से मिले हैं। मोहरे यानी सील बनाने के लिए सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो जो मोहरे यानी सील मिली हैं इनको बनाने के लिए जो है किसका? सेल खड़ी या स्टेटाइट का प्रयोग किया जाता था, जो कि एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता था।
स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मूर्ति मिली है, तो स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मूर्ति मिली है। साथ ही यहाँ पे आप बात करते हैं पुरुष के नृत्य करते हुए काले रंग के पत्थर की मूर्ति एवं लाल पत्थर की मानव मूर्ति मिली है। अब ये जो है पुरुष की काले रंग की नृत्य करते हुए मूर्ति मिली है, इसकी तुलना जो है भगवान शिव की नटराज मूर्ति से इसकी तुलना जो है की गई है। गेहूं तथा जौ के दाने मिले और शंख का बना बैल जो है मिला है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली थी, ये हड़प्पा स्थल से मिली हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब कल की क्लास में हम मोहनजोदड़ो से जो है अच्छे से स्टार्ट करेंगे। मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी चीज़ मिली है और अन्य स्थल जो है इन सभी के बारे में कल की क्लास में हम अच्छे से जो है बात करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।